Friends, this is the fourth part of the video Forms of Power Sharing. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. पावर शेयरिंग किसका अपोजिट है? अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का, मतलब जहाँ पे पॉलिटिकल पावर एक ही के हाथ में रहती है, उसका अपोजिट है पावर शेयरिंग, क्योंकि पावर शेयरिंग में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट अ वन प्लेस. काफ़ी लंबे टाइम तक यही सोचा जाता था कि पावर एक ही के हाथ में होनी चाहिए. एक ही के हाथ में अगर होगी, एक ही व्यक्ति के हाथ में, तो और एक ही जगह पे होगी, तो डिसीज़न लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इट वॉज फेल्ट दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इज़ डिस्परेट, अगर उनका मानना था अगर पावर को बांट देंगे, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू एनफोर्स दैम. तो पावर को बांटने के बाद क्या होगा, डिसीज़न लेने में टाइम लगेगा और उसे इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगेगा. बट दीज नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन जब डेमोक्रेसी आई तो इस नोशन, मतलब इस विचार में बदलाव आया. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. मतलब लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है. मतलब हम अपने कैंडिडेट को खुद चुनते हैं, तो उसमें तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना ऑब्वियस है. इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. एक डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो अपने रूलर को खुद चुनते हैं. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी. हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, और हर सोसाइटी में अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो अलग अलग व्यूज़ भी होंगे और उनको रेस्पेक्ट भी करना पड़ेगा. एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़. कोई भी पॉलिसी अगर बनती है तो उसमें लोगों का व्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप टीवी पे देख लीजिए, कोई भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, इम्प्लीमेंट होने से पहले बहुत लंबा डिस्कशन चलता है. लोग अपने अपने व्यूज़ बताते हैं कि कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि नहीं. जैसे आजकल एक नया चल रहा है कि जो लड़कियों की एज है मैरिज की, वो 18 से 21 कर दी जाए. तो अभी काफ़ी लंबा डिस्कशन चला ही जा रहा है, उसको तुरंत हम सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें लोगों के व्यूज़ चाहिए उस पर. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उतने कम कॉन्फ्लिक्ट होंगे. लोगों के व्यूज़ आएंगे तो पहले ही लोगों में जब ये होगा कि हमने डिसीज़न लिया है तो वो उसके अगेंस्ट शायद ही बोले. इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी मैनी फॉर्म. आजकल डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के कई तरीके होते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे. ठीक है, जैसे पहला आपको दे रखा है ऑर्गन्स के रूप में. ठीक है, इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कह सकते हैं. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. यहाँ पे क्वेश्चन बना लेंगे आप. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर से आप क्या समझते हैं? तो इसमें हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, इसमें क्या है, ऐसा एक चार्ट सा बना लेंगे. ठीक है, ऐसे बना लीजिए और उसके ऊपर लिखिए ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ऐसे करके लिखिए. तो पहले में लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव एंड लास्ट इज जुडिशरी. ओके, ऐसा करके एक चार्ट बनाएंगे जिससे आपको लर्न करने में इजी होगा. फिर उसके नीचे एरो लगा के लिखेंगे लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग, लॉ को बनाने का काम करता है लेजिस्लेटिव. एग्जीक्यूटिव के नीचे लिखेंगे एग्जीक्यूट द लॉ, लॉ को एग्जीक्यूट करना, लागू करने का काम.
एंड जुडिशरी के नीचे लिखेंगे जजमेंट। ठीक है, जजमेंट करने का काम करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, इस तरीके से लिखेंगे। तो पढ़ते हैं इसमें। लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट ऑल्सो different organ of the government plays at the same level or to exercise different powers। हम इन्हें हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें तीनों को हम बराबर रख रहे हैं, एक ही लाइन में रख रहे हैं। ठीक है, सच a separation ensure that none of the organ can be exercise unlimited power। अब तीनों को एक ही लाइन में रखने का कारण क्या है? कारण ये है कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। कैसे? ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर सकता है। दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इससे बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। अब ये कैसे होता है? जैसे लेजिस्लेटिव जो होता है उसके मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स के काम करने के तरीक़ों को चेक कर सकते हैं। सेम इसी को रिवर्स कर दीजिए, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव के काम को चेक कर सकता है। मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव आपस में एक दूसरे के वर्क को चेक करते हैं कि कहीं कोई अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। और तीसरे नंबर पे जो जुडिशरी आता है, जुडिशरी क्या कर सकता है? वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों की पावर्स को क्या कर सकता है? चेक कर सकता है, उनके वर्क को चेक कर सकता है। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एक सेकेंड, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? ऐसे एरो लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। जुडिशरी जो है वो इन दोनों को ही चेक कर सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जुडिशरी को कौन चेक करता है? लेजिस्लेटिव करता है, एग्जीक्यूटिव करता है? आंसर है दोनों में से एक भी नहीं करता। तो जुडिशरी को चेक कौन कर सकता है? जुडिशरी को चेक केवल पीपल कर सकते हैं, जनता कर सकती है। कैसे कर सकती है? हमारे यहाँ अगर कोई भी डिसीज़न गलत होता है तो मीडिया जो है उसके थ्रू हम अपने ओपिनियंस बता सकते हैं कि जुडिशरी के इस डिसीज़न से हम सहमत नहीं हैं। ओके, इससे क्या होता है? बैलेंस बना रहता है इंस्टीट्यूशंस का। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट in a democracy, even though ministers and the government officers exercise powers, they are responsive to the parliament and the state assembly। लास्ट ईयर क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पुलिसमैन हैं या जो भी रजिस्टर्ड ऑफिसर्स होते हैं उन सब के काम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चेक किए जाते हैं। ओके, सिमिलरली although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of the executive or law made by the legislatures। This arrangement is called the system of check and balance। जो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कौन किसको चेक कर सकता है, वो ही रिपीट किया गया इसमें ना। आगे दूसरा वाला जो सिस्टम है वो है वर्टिकल। ठीक है, इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कह सकते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? तो उसमें आप लिखेंगे कि जब एक लेयर में काम किया जाता है, जैसे सबसे ऊपर हमारे यहाँ चार्ट बना लेंगे, है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर में है हाई कोर्ट, उसके अंडर में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, लिख लीजिए इतना। उसके अंडर में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में सब डिविजनल कोर्ट। ठीक है, और इस तरीके से चलता जाता है और लास्ट में जाके आता है हमारी पंचायत। ओके, तो यहाँ बता रखा है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, अ जनरल गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविजन एंड द रीजनल लेवल। सच यहाँ पे बता रखा है, जैसे मैंने भी बताया गवर्नमेंट्स होती हैं डिफरेंट, जैसे कोर्ट्स का मैंने बताया वैसे हमारी गवर्नमेंट होती है। इसने गवर्नमेंट के एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंडर में कौन सी गवर्नमेंट होती है? इसके अंडर में होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके अंडर में होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे करके बना लीजिए। इसमें हमें बता रखा है सच अ जर्नल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो पूरी कंट्री के लिए काम करती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट
तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसका एग्जाम्पल है? फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में इसे फेडरल गवर्नमेंट के नाम से ना जान के सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविजन और द रीजनल लेवल आर कॉल्ड द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंट्री। जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल्स पे होती है उनको अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में हम इन्हें स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलो इन ऑल कंट्रीज। स्टेट गवर्नमेंट वाला सिस्टम हर कंट्री में नहीं चलता। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविज़न और द स्टेट गवर्नमेंट। कई कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन ऐसी भी कई कंट्रीज़ हैं जो हमारी तरीके से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क करती हैं। दिस इज़ वॉट दे डिड इन द बेल्जियम। ऐसा ही बेल्जियम में भी होता है। बट वी रिफ्यूज इन श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। इसी को हम फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर के नाम से जानते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट। जरूरी नहीं है दो ही लेवल हो, सेंट्रल और स्टेट, लोकल लेवल भी हो सकता है। सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड द पंचायत। जैसे कि हमारे यहाँ होता है, म्यूनसिपैलिटी वर्क करती है और पंचायत लेवल वर्क करते हैं। गांव में पंचायत होती है और शहरों में, ठीक है, शहरों में म्यूनसिपैलिटी होती है। लेट अस कॉल डिवीज़न ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड द लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि इसे वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है। वी शैल स्टडीज दीज एट द लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। और इनकी पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेलिंग जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे दे रखा है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रीजनल एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप। कई जगह पर सोशल ग्रुप्स में भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि बेल्जियम में किया जाता है, वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी हुई है। ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड द वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। कहीं कहीं तो हमें कम्युनिटी गवर्नमेंट दिखाई देती है, पर कहीं कहीं हमें कम्युनिटी गवर्नमेंट ना दिख के जो ST SC कास्ट है, विमेन है, इनके लिए रिजर्वेशन दिखाई देता है। जैसे कि इंडिया में भी हमें रिजर्वेशन दिखाई देता है। आगे इसमें दे रखा है लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। 9th क्लास में हमने इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ ली थी कि कैसे रिजर्वेशन दिया जाता है, कितना दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel aligned from the government। अब रिजर्वेशन देने से क्या फ़ायदा है? जो ग्रुप अपने आप को अलग समझ रहे हैं वो समझने लगते हैं कि हम भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन का, हम भी इसी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, इसी कंट्री का हिस्सा है, इसी गवर्नमेंट का हिस्सा है। दिस मेथड इज़ यूज टू गिवन माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन द पावर। इससे क्या होता है, जो लोग पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनको बराबर में लाने का एक अच्छा वे मिल जाता है। इन द यूनिट सेकेंड वी शैल लुक एट द वेरियस वेज ऑफ द अकोमोडेशन सोशल डाइवर्सिटी। हम सोशल डाइवर्सिटी के बारे में यूनिट सेकेंड में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑल्सो सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में, प्रेशर ग्रुप्स के रूप में और मूवमेंट्स के रूप में भी पावर को शेयर किया जाता है। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। और किन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं? जो गवर्नमेंट रूल कर रही होती है। इन अ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। डेमोक्रेसी में हमें बताया था कि हम ही चुनते हैं, जो 18+ लोग हैं वही चुनते हैं कि कौन उनको रूल करेगा, कौन उनका नेता बनेगा।
इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ द कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। ऑब्वियस ही बात है, हम लीडर चुन रहे हैं तो डिफरेंट पार्टीज में आपस में कॉम्पिटिशन होता है। सच कॉम्पिटिशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। अब कॉम्पिटिशन का फ़ायदा क्या है, पावर एक के हाथ में ही नहीं रहती, तो वो क्या नहीं हो सकता, अपने आप में डिक्टेटर नहीं बन सकता। कैसे, अगर एक के हाथ में पावर रहेगी तो वो सोचेगा मैं काम करूँ ना करूँ मुझे कौन चेक कर रहा है। पर अगर पावर डिफरेंट लोगों के हाथ में आने का चांस रहता है तो हम अपना 101% देते हैं। ओके, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड द सोशल ग्रुप्स। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form a line to contest election। कभी कभी एक ही सिंगल पार्टी जीत जाती है, कभी क्या करते हैं दो मिल के पार्टी जीत जाती है, और कभी कभी क्या होता है कॉलिएशन करना पड़ता है, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है जिसमें बहुत सारी सोशल ग्रुप्स या बहुत सारी पार्टीज आपस में मिलके क्या करती हैं, सरकार चलाती हैं सेंट्रल में। समटाइम्स ये हो गया, इफ़ देयर अलाइंसेस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। इसे हम कोलिशन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, गठबंधन की सरकार के नाम से। एंड दस शेयर पावर, और जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारे लीडर्स का, सारी पार्टीज़ का क्या किया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आंसर यस में हो तभी वो डिसीजन लिया जाता है। आगे है, in a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industry, farmers, industrial workers। जो बड़े बड़े लेवल के फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वगैरह, इनकी भी इंटरेस्ट के हिसाब से कभी कभी क्या होता है, सरकार वर्क करती है। हम इंडिया की बात नहीं करें पर बहुत जगह होता है। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, either through participation in governmental communities or bringing influence on the decision making process। हालांकि वो डायरेक्टली तो सीट पे नहीं बैठे हैं, गवर्नमेंट सीट पे, पर फिर भी उनका प्रभाव दिखाई देता है, उनका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द सोशल मूवमेंट। और इनके बारे में हम डिटेलिंग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनका वर्क क्या होता है, अगर ये ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा डेमोक्रेसी में। ओके, यहीं आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।